दिल्ली यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां समय समय पर कई साम्राज्य उभरे और मिट गए। हर नए शासक ने इसे अपनी पहचान दी, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इसे सैकड़ों वर्षों तक अपने अधीन रखा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे दिल्ली सल्तनत ने इस भूमि पर अपनी पकड़ बनाई। गुलाम वंश से लेकर खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश तक हर दौर ने दिल्ली को एक नई दिशा दी। लेकिन समय बदल चुका था और अब एक नया शक्ति संपन्न साम्राज्य इस भूमि पर अपने कदम रखने वाला था। 1526 पानीपत का युद्ध। एक विदेशी योद्धा जो मध्य एशिया से आया था, दिल्ली की चौखट पर दस्तक दे चुका था। बाबर नाम का यह सेना नायक वह शख्स था जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। एक ऐसा साम्राज्य जिसने न केवल सत्ता को मजबूती दी, बल्कि दिल्ली के चेहरे को हमेशा के लिए बदल दिया। बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगलों ने दिल्ली को न सिर्फ प्रशासन और शक्ति का केंद्र बनाया, बल्कि यहां कला, संस्कृति और भव्य इमारतों का स्वर्णिम युग शुरू किया। तो आइए दिल्ली के इतिहास की इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे मुगल साम्राज्य ने इस शहर को अपनी राजधानी बनाया, कैसे अकबर ने अपने न्याय और नीतियों से इसे समृद्ध किया और कैसे शाहजहां ने इसे शाहजहानाबाद का नाम दिया, जिससे आज की पुरानी दिल्ली जन्मी। दिल्ली का इतिहास, एपिसोड 5, मुगल साम्राज्य। दिल्ली में मुगल साम्राज्य का उत्थान और पतन 1526 से 1857 ईस्वी तक हमारे साथ जुड़े और मुगलों के उत्थान और पतन, दिल्ली को आकार देने वाले युद्धों और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत के बारे में जानें। बाबर, मुगल साम्राज्य का संस्थापक, शासनकाल 1526 से 1530 तक बाबर की पृष्ठभूमि और विश्राम का रास्ता। फरगना में 1483 में सामुद्रिक बाबर इतिहास के दो महान क्रांतिकारी ताइम और चंगेज खान के वंशज थे। बचपन से ही बाबर ने एक भव्य साम्राज्य पर शासन करने का सपना देखा था, लेकिन उससे दूर बच्चों से भरा हुआ था। भारत पर नजर रखने से पहले उसने कई बार समरकंद का अपना साम्राज्य खो दिया था। इब्राहिम लोधी कल्ब के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत आंतरिक से कमजोर हो गई थी। बाबर ने मौका देखकर बारूदी रिजर्वेशन और तोपों से लैस एक आधुनिक सेना के साथ मिलकर हिंदुस्तान की ओर से हमला किया। इतिहास की सबसे नाटकीय लड़ाइयों में से एक पानीपत की पहली लड़ाई के लिए मंच तैयार हो गया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526। रणनीति और युद्ध। 20 अप्रैल 1526 को बाबर की कुल 15,000 सैनिकों वाली सेना ने 1 लाख सैनिकों वाली विशाल सेना का सामना किया। लेकिन बाबर के पास एक गुप्त हथियार था, बेहतरीन रणनीति। आयोवा की सेना से सीधे मैदान के बजाय बाबर ने अपने तोपखाने को तुलुगमा प्रणाली के रूप में जनाने वाली रक्षात्मक संरचनाओं में स्थापित किया। खाइयों और लकड़ी की चट्टानों ने अपने टॉपों को कवर प्रदान किया, जबकि घुड़सवारी दोनों तरफ से शिखर पर थी। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, लोधराम लोधी के हाथी आगे बढ़े, लेकिन वे मुगल तोपों का मुकाबला नहीं कर सके। बारूदी सुरंगों ने हाथियों को उन्माद में डाल दिया और अपने ही सैनिकों के युद्ध को रच दिया। अपनी ताकत के टूटने से लोधी की सेना टूट गई। दोपहर तक युद्ध समाप्त हो गया था। मैड्रिड मृत राज्य में और मुगल साम्राज्य का जन्म हुआ। बाबर का दिल्ली में प्रवेश। पानीपत के बाद इब्राहिम लोधी को पराजित करने के बाद बाबर ने दिल्ली में प्रवेश किया और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। हालांकि उसने पाया कि वह बहुत दूर से एक शानदार साम्राज्य था। दिल्ली में अराजकता। युद्ध शहर ने स्थिर कर दिया था। इसके बाजार वीरान हो गए थे और उसके लोग अपने नए शासक के करीब थे। इसके बजाय विभिन्न राज्यों ने बाबर को रोकने के लिए काम करना शुरू कर दिया। अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए बाबर ने अपने सैनिकों के बीच धन की व्यवस्था की, उनकी वफादारी को मजबूत किया। उन्होंने शासन में गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए लोभ के कई अवैध अधिकारियों को भी बनाए रखा,
लेकिन दिल्ली के बारे में एक बात यह थी कि जो खूबसूरत बाबर किसी को पसंद नहीं था, उसकी बगीचों की कमी। अपने संस्मरणों में बाबर ने कूड़े कचरे और बंजर भूमि के बारे में लिखा, जो मध्य एशिया में जंगलों के हरे भरे परिदृश्यों की लालसा करता था। दिल्ली में बाबर के सुधार और विरासत बाबरी उद्यम की झलकियां बनाते हुए फारसी वास्तुकला का प्रभाव आकार ले रहा है। बाबर की मृत्यु और हुमायूं का सिंहासन पर चढ़ना। केवल 4 वर्षों तक शासन करने के बाद भी बाबर ने भारत के इतिहास में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनने की नींव रखी। उन्होंने सेना को फिर से नियुक्त किया, अनुशासित और शक्तिशाली कमान की शुरुआत की। उन्होंने व्यापार पंजीकरण किया, जिससे दिल्ली की समृद्धि को देखने को मिला। और हालांकि वह इसे जीवित नहीं रख पाए, लेकिन दिल्ली के शहर में उनका सपना उनके उत्तराधिकारियों द्वारा साकार हो गया। बट बाबर का शासनाधिकारी था। 1530 में वह बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। उसने अपना साम्राज्य अपने बेटे हुमायूं को सौंप दिया। इसके बाद जो हुआ वह एक अशांत समय था, क्योंकि मुगलों ने दिल्ली पर शासन करने की अपनी खोज में निर्वासन और विजय दोनों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में बाबर के शासन का सारांश बारूदी युद्ध की शुरुआत। भारत में तोपों का उपयोग बाबर के अधीन शुरू हुआ। मुगल साम्राज्य की स्थापना, लोधियों को हराया और सत्ता को मजबूत किया। संस्थागत ढांचा तैयार, स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सल्तनत के कई अधिकारियों को रखा गया। दिल्ली में फारसी प्रभाव को प्रेरित किया गया। उनके उत्तराधिकारियों ने अपने दृष्टिकोण पर काम किया, उद्यान और वास्तुशिल्प में बदलाव किया। हुमायूं, उत्थान, पतन और दिल्ली पर पुनः कब्जा। हुमायूं का राज्याभिषेक और शुरुआती चुनौतियां। जब 1530 में बाबर की मृत्यु हुई तो उसके 22 वर्षीय बेटे हुमायूं ने गद्दी संभाली। लेकिन उसे जो साम्राज्य विरासत में मिला था वह अभी तक स्थिर नहीं था। अपने पिता के विपरीत हुमायूं एक अनुभवी सैन्य नेता नहीं था और उसके शासन को तुरंत आंतरिक असंतोष और शक्तिशाली दुश्मनों द्वारा चुनौती दी गई। दिल्ली में चुनौतियां। मुगल साम्राज्य में मजबूत नींव का अभाव था। गुजरात, बंगाल और दक्कन में स्वतंत्र शासक थे। हुमायूं के सौतेले भाई कामरान मिर्जा और अस्करी मिर्जा ने अलग अलग क्षेत्रों पर नियंत्रण किया और खतरा पैदा किया। बिहार और बंगाल में शेर खान, बाद में शेर शाह सूरी के उदय ने हुमायूं की परेशानियों को और बढ़ा दिया। हुमायूं की शुरुआती कार्रवाई। उसने दिल्ली और आगरा में सत्ता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उसने संस्कृति और खगोल विज्ञान पर बहुत ज्यादा समय बिताया, जिससे सैन्य विस्तार में देरी हुई। शेर शाह सूरी का उदय और चौसा की लड़ाई। जब हुमायूं अपने साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब अफगान सरदार शेर खान लगातार शक्ति प्राप्त कर रहा था। 1539 तक शेर खान ने खुद को शेर शाह घोषित कर दिया था और मुगल शासन को चुनौती दी थी। हुमायूं ने उसे दबाने के लिए पूर्व की ओर कूच किया, लेकिन चौसा की लड़ाई में उसे हार का सामना करना पड़ा। चौसा की लड़ाई 1539। हुमायूं की सेनाएं तैयार नहीं थीं और भारी बारिश के कारण युद्ध के मैदान में आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। शेर शाह ने अचानक हमला किया और मुगलों को परास्त कर दिया। हुमायूं को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह बमुश्किल एक फुलाए हुए जलवाहक पर गंगा पार करके बच निकला। शेर शाह सूरी ने खुद को उत्तर भारत का शासक घोषित कर दिया। दिल्ली पर प्रभाव। शेर शाह ने शक्ति को मजबूत करना और दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी शुरू कर दी। हुमायूं की विश्वसनीयता कमजोर हो गई और उसके सहयोगी उसे छोड़कर जाने लगे। कन्नौज की लड़ाई और हुमायूं का निर्वासन। 1 साल बाद हुमायूं ने अपने खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। 1540 में कन्नौज की लड़ाई में उसकी मुलाकात शेर शाह सूरी से फिर हुई, लेकिन मुगलों को एक और करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण हुमायूं को एक बार फिर भागना पड़ा। इस बार एक लंबे निर्वासन में। कन्नौज की लड़ाई। शेर शाह की सेना ने बेहतर रणनीति के साथ मुगलों को परास्त कर दिया। पिछली हार से हताश हुमायूं के सैनिक प्रभावी लड़ाई लड़ने में असमर्थ थे। हुमायूं मुट्ठी भर सैनिकों के साथ मुश्किल से बच पाया। शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर चढ़ाई की, जिससे हुमायूं का शासन आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। शेर शाह सूरी के अधीन दिल्ली
1540 से 1555 तक हुमायूं के कुप्रबंधन के कारण दिल्ली में व्यापक आर्थिक अस्थिरता पैदा हो गई। इसके विपरीत शेर शाह सूरी ने प्रशासनिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की, सड़कें और किलेबंदी का निर्माण किया। दिल्ली ने स्थिरता और बुनियादी ढांचे के विकास का दौर देखा। हुमायूं का निर्वासन और फारसी समर्थन के साथ वापसी। दिल्ली को खोने के बाद हुमायूं ने लगभग 15 साल निर्वासन में बिताए। वह सिंध, राजस्थान में घूमता रहा और अंततः शाह तहमास्प प्रथम के फारसी दरबार में शरण पाया। इस दौरान उसे फारसी सैन्य सहायता मिली, जो बाद में दिल्ली को पुनः प्राप्त करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। हुमायूं पर फारसी प्रभाव। फारसी कला, संस्कृति और प्रशासनिक प्रणालियों ने हुमायूं के दरबार को गहराई से प्रभावित किया। बाद में मुगल स्थापत्य शैली में फारसी तत्व शामिल किए गए, जो दिल्ली के स्मारकों में देखे जा सकते हैं। फारसी सैन्य सहायता ने हुमायूं को काबुल को पुनः प्राप्त करने और अपनी सेना को मजबूत करने में मदद की। दिल्ली का रास्ता 1555। फारसी समर्थन के साथ हुमायूं ने 1545 में अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा कर लिया। 1555 तक शेर शाह की मृत्यु और सूर्य राजवंश में आंतरिक संघर्षों के बाद हुमायूं को दिल्ली को पुनः प्राप्त करने का मौका दिखाई दिया। हुमायूं की विजय और अचानक मृत्यु वर्णन करता। 1555 में हुमायूं आखिरकार दिल्ली लौट आया। उसने शेर शाह सूरी के कमजोर उत्तराधिकारियों को हराकर मुगल सिंहासन पर कब्जा कर लिया। हालांकि उसकी जीत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। हुमायूं के अधीन दिल्ली 1555 से 1556। हुमायूं ने मुगल प्रशासन को बहाल करना शुरू किया। शासन में फारसी प्रभाव डाला गया। उसकी वापसी के बावजूद मुगल सत्ता अभी भी कमजोर थी। हुमायूं की मृत्यु जनवरी 1556। एक शाम दिल्ली के पुराना किला में अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय हुमायूं फिसल गया और उसे घातक चोटें आईं। उसकी अचानक मृत्यु ने साम्राज्य को उसके 13 वर्षीय बेटे अकबर के हाथों में छोड़ दिया। दिल्ली पर प्रभाव। शहर राजनीतिक रूप से अस्थिर रहा। अकबर के उदय की प्रतीक्षा कर रहा था। हुमायूं की विरासत को अकबर ने आगे बढ़ाया, जिसने जल्द ही मुगल शासन को मजबूत किया। उसका मकबरा, जिसे बाद में उसकी विधवा हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था, दिल्ली की सबसे प्रतिष्ठित संरचनाओं में से एक है। हुमायूं का शासन संघर्ष, हार और अंततः जीत का था। हालांकि उनका शासन संक्षिप्त था, लेकिन दिल्ली लौटने से यह सुनिश्चित हो गया कि मुगल अगले 300 वर्षों तक शासन करेंगे। उनकी कहानी साम्राज्यों की नाजुक प्रकृति और उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ने वालों की लचीलापन की याद दिलाती है। शेर शाह सूरी सुधारक। शेर शाह सूरी का उदय। वर्तमान बिहार में फरीद खान के रूप में जन्मे शेर शाह सूरी एक शानदार रणनीतिकार और प्रशासक थे। एक छोटे से कुलीन से उत्तर भारत के शासक तक उनका उदय बुद्धिमत्ता, महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प से चिह्नित था। 1540 में हुमायूं को हराकर वह दिल्ली और उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों का निर्विवाद शासक बन गया। शेर शाह राजा बनने से पहले ही एक सक्षम प्रशासक था, जो बिहार में अफगान शासकों के अधीन काम करता था। उसने स्थानीय शासकों को उखाड़ फेंका और बंगाल और बिहार पर नियंत्रण स्थापित किया। चौसा 1539 और कन्नौज 1540 में हुमायूं पर उसकी जीत ने दिल्ली पर उसका शासन सुरक्षित कर दिया। सैन्य और प्रशासनिक सुधार। शेर शाह सूरी जानते थे कि एक साम्राज्य पर शासन करने के लिए सिर्फ सैन्य शक्ति से ज्यादा की जरूरत होती है। उन्होंने कुशल प्रशासनिक और सैन्य सुधार लागू किए, जिनका बाद में मुगलों पर भी प्रभाव पड़ा। सैन्य सुधार। सीधी भर्ती के साथ एक अच्छी तनख्वाह वाली स्थायी सेना बनाए रखी। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सैनिकों का पंजीकरण किया गया और उनके घोड़ों पर ब्रांड, दाग प्रणाली लगाया गया। रणनीतिक स्थानों पर मजबूत किलेबंदी और चौकियां विकसित की। प्रशासनिक सुधार। स्पष्ट रैंक और जिम्मेदारियों के साथ एक व्यवस्थित सरकार की शुरुआत की। कुशल शासन के लिए साम्राज्य को प्रांतों, सरकारों और जिलों, परगनाओं में विभाजित किया। कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति की। कराधान और राजस्व सुधार।
शेर शाह की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक उसकी राजस्व प्रणाली थी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कराधान निष्पक्ष, कुशल और मनमानी मांगों के बजाय भूमि उत्पादकता पर आधारित हो। मुख्य सुधार: भूमि माप प्रणाली, पूर्ण भूमि सर्वेक्षण का आदेश दिया। भूमि की उर्वरता और उत्पादकता के आधार पर कर निर्धारित किए गए। प्रत्यक्ष कर संग्रह, भ्रष्ट बिचौलियों को हटाया गया। किसानों ने सीधे सरकार को भुगतान किया। सिक्का और आर्थिक सुधार, एक मानकीकृत चांदी का सिक्का रुपया पेश किया, जिसने भविष्य की भारतीय मुद्रा को प्रभावित किया। विश्वसनीय मुद्रा मूल्य सुनिश्चित करके व्यापार को प्रोत्साहित किया। ग्रैंड ट्रंक रोड और बुनियादी ढांचा विकास, शेर शाह की सबसे बड़ी विरासत ग्रैंड ट्रंक रोड है, जो दक्षिण एशिया की सबसे लंबी सड़कों में से एक है। इसने बंगाल को उत्तर पश्चिमी सीमा से जोड़ा और आज भी यह एक प्रमुख व्यापार मार्ग बना हुआ है। मुख्य विकास: ग्रैंड ट्रंक रोड चटगांव, बंगाल से काबुल, अफगानिस्तान तक फैला हुआ। साम्राज्य भर में व्यापार और संचार को बढ़ावा दिया। सड़क किनारे सराय यात्रियों और व्यापारियों के लिए हर 20 मील पर बनाया गया। विश्राम स्थल, सुरक्षा चौकियां और डाक रिले स्टेशन के रूप में कार्य। शेर शाह की मृत्यु और उनकी विरासत: 1545 में कालिंजर के राजपूत किले की घेराबंदी करते समय शेर शाह का दुखद अंत हुआ। बारूद के विस्फोट ने उन्हें घातक रूप से घायल कर दिया, जिससे उनका शासनकाल छोटा हो गया। फिर भी उनके सुधारों ने एक स्थिर और समृद्ध भारत की नींव रखी। शेर शाह के अंतिम वर्ष मालवा, राजपूताना और पंजाब तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सत्ता को मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन लगातार विद्रोहों का सामना करना पड़ा। एक आकस्मिक विस्फोट के कारण जलने से उनकी मृत्यु हो गई। विरासत, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे में उनके सुधारों ने भविष्य के मुगल शासकों, विशेष रूप से अकबर को प्रभावित किया। ग्रैंड ट्रंक रोड, राजस्व प्रणाली और सिक्का उनकी मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक बने रहे। बिहार के सासाराम में उनका मकबरा उनकी स्थापत्य कला की दृष्टि का प्रतीक है। अकबर, दिल्ली का स्वर्ण युग, पानीपत की लड़ाई और अकबर का उदय। 1556 में 13 साल का एक युवा लड़का मुगल सिंहासन पर चढ़ा, लेकिन उसके शासन को तुरंत चुनौती दी गई। सूर्यवंश के एक सक्षम सेनापति हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और मुगलों को हराने की कगार पर था। संकट के इस क्षण में अकबर के संरक्षक बैरम खान ने मुगल सेना का नेतृत्व पानीपत में किया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556। अफगान सेना का नेतृत्व कर रहे हेमू ने शुरुआत में बढ़त हासिल की। एक मुगल तीरंदाज ने हेमू की आंख पर तीर मारा, जिससे उसके सैनिकों में अराजकता फैल गई। बैरम खान ने घायल हेमू को पकड़ लिया और अकबर को, हालांकि हिचकिचाहट थी, उसे अपने शासन को मजबूत करने के लिए उसे मारने की सलाह दी गई। इस जीत ने दिल्ली में मुगल सत्ता को फिर से स्थापित किया और अकबर का सिंहासन पर स्थान सुनिश्चित किया। दिल्ली पर प्रभाव: मुगल प्रशासन बहाल हुआ, साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ, जिससे दिल्ली फिर से सत्ता का केंद्र बन गया। अकबर का प्रारंभिक शासन और बैरम खान का प्रभाव: हालांकि अकबर बादशाह था, लेकिन असली सत्ता उसके संरक्षक बैरम खान के हाथों में थी। अगले 4 वर्षों तक बैरम खान ने रीजेंट के रूप में शासन किया, प्रतिद्वंद्वी गुटों को हराया और साम्राज्य को स्थिर किया। लेकिन जैसे जैसे अकबर बड़ा होता गया, उसने स्वतंत्रता की मांग की। अकबर का पहला बड़ा फैसला: 1560 में अकबर ने बैरम खान को बर्खास्त कर दिया और उसे मक्का की तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। हालांकि बैरम खान की रास्ते में उसके दुश्मनों ने हत्या कर दी। अकबर ने अपने न्यायप्रिय स्वभाव का परिचय देते हुए बैरम खान के परिवार को अपने साथ ले लिया और उसके बेटे को दरबारी रईस के रूप में पाला। दिल्ली पर प्रभाव: दिल्ली का प्रशासन अब पूरी तरह से अकबर के नियंत्रण में था। उसने कुलीन प्रतिद्वंद्विता को कम करने के लिए शासन का पुनर्गठन करना शुरू किया। अकबर सिर्फ एक शासक नहीं था, वह एक योद्धा था। अगले दशकों में उसने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया, गठबंधन बनाए और विद्रोहियों को दबाया। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके साम्राज्य में विभिन्न समुदायों को एकीकृत करने की क्षमता थी। मुख्य विजय: 1568 चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी, राजपूतों को हराना,
लेकिन बाद में उन्हें सहयोगी के रूप में अपनाना। 1576 हल्दी घाटी की लड़ाई, महाराणा प्रताप को हराना लेकिन उनकी बहादुरी का सम्मान करना। दिल्ली पर प्रभाव। दिल्ली साम्राज्य का आर्थिक केंद्र बन गया। व्यापार मार्ग फले फूले जो शहर को काबुल, बंगाल और दक्कन से जोड़ते थे। अकबर की धार्मिक नीतियां सुलह-ए-कुल। पिछले शासकों के विपरीत अकबर ने धार्मिक प्रभुत्व के माध्यम से शासन नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने सुलह-ए-कुल की शुरुआत की, जो सार्वभौमिक शांति की नीति थी, जिससे सभी धर्मों के लोग सौहार्दपूर्वक रह सकें। मुख्य धार्मिक सुधार। गैर मुसलमानों पर जजिया कर समाप्त किया गया। राजपूत राजकुमारियों के साथ विवाह संबंध। दीन-ए-इलाही की स्थापना। धार्मिक विभाजनों पर नैतिकता पर केंद्रित एक नया समन्वयवादी धर्म। प्रसिद्ध कहानी तानसेन और संगीत की शक्ति। अकबर के दरबारी संगीतकार तानसेन के बारे में कहा जाता है कि वे राग मेघ मल्हार गाकर बारिश करवाते थे। एक दिन ईर्ष्यालु दरबारियों ने उन्हें राग दीपक गाने के लिए धोखा दिया, जिससे असहनीय गर्मी पैदा हो गई। उन्हें बचाने के लिए उनकी बेटी सरस्वती ने मेघ मल्हार गाया, जिससे बारिश हुई और उन्हें ठंडक मिली। दिल्ली पर प्रभाव। दिल्ली सांस्कृतिक और धार्मिक संवाद का केंद्र बन गई। मंदिर, मस्जिद और चर्च शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में थे। कला, वास्तुकला और साहित्य। दिल्ली का उत्कर्ष। अकबर कला, साहित्य और वास्तुकला का संरक्षक था। उसके शासनकाल में दिल्ली एक भव्य शहर में बदल गई, जिसकी क्षितिज रेखा लुभावनी संरचनाओं से सजी हुई थी। वास्तुशिल्प चमत्कार। हुमायूं का मकबरा, फारसी डिजाइन से प्रेरित। फतेहपुर सीकरी, दिल्ली के पास एक नियोजित शहर। लाल किले का विस्तार। साहित्यिक उपलब्धियां। संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद। अकबरनामा की रचना। अकबर के शासन का वृत्तांत। मुगल दरबार में हिंदी साहित्य का विकास। अकबर की विरासत और अंतिम वर्ष। लगभग 50 वर्षों तक शासन करने के बाद अकबर का स्वास्थ्य खराब हो गया। 1605 में वह मर गया, अपने पीछे एक विशाल साम्राज्य और एक स्थायी विरासत छोड़ गया। दिल्ली में अकबर की विरासत। उसके उत्तराधिकारियों के अधीन धार्मिक सहिष्णुता की नीतियां जारी रहीं। मुगल दरबार संस्कृति का प्रतीक बना रहा। दिल्ली एक समृद्ध शाही राजधानी के रूप में समृद्ध हुई। प्रसिद्ध कविता अकबर न्यायप्रिय। न्याय में वह सूर्य की तरह खड़ा था, सभी रास्तों को रोशन करता हुआ, किसी को भी अधूरे नहीं होने देता। दिल्ली के सिंहासन से उसने भूमि पर शासन किया, बुद्धि के स्पर्श और मार्गदर्शक हाथ से। अकबर का शासन केवल सैन्य विजय के बारे में नहीं था, यह सहिष्णुता, ज्ञान और दूरदर्शिता के माध्यम से एक विविध साम्राज्य को एकजुट करने के बारे में था। उनकी विरासत दिल्ली की संस्कृति, स्मारकों और भावना में जीवित है। शाहजहां, दिल्ली का वास्तुकार। दिल्ली के लिए शाहजहां का विजन 1628 में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठे और उन्हें अपने चरम पर एक साम्राज्य विरासत में मिला। कला और वास्तुकला के प्रेमी, उन्होंने एक ऐसा शहर बनाने का सपना देखा जो मुगलों की संपत्ति और शक्ति को दर्शाता हो। इस प्रकार उन्होंने शाहजहानाबाद की नींव रखी, एक ऐसा शहर जो मुगल भारत का दिल बन गया। नई राजधानी क्यों? आगरा और फतेहपुर सीकरी जैसी पिछली राजधानियों में स्थान और रक्षा की सीमाएं थीं। व्यापार मार्गों पर रणनीतिक रूप से स्थित दिल्ली को नई शाही राजधानी के रूप में चुना गया। शाहजहां का उद्देश्य एक ऐसा शहर बनाना था जो मुगल भव्यता का प्रतीक हो। लाल किले का निर्माण। शाहजहां की सबसे बड़ी वास्तुशिल्प उपलब्धियों में से एक लाल किला, जिसे 1638 और 1648 के बीच बनाया गया था। लाल बलुआ पत्थर से बना यह विशाल किला महल मुगल सत्ता का केंद्र बन गया। लाल किले की मुख्य विशेषताएं: 256 एकड़ में फैला, ऊंची दीवारों और जटिल नक्काशी के साथ। इसमें महल, उद्यान और दीवाने खास और दीवाने आम जैसे दर्शक हॉल हैं। किले के फारसी और मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण ने भविष्य के भारतीय स्मारकों को प्रभावित किया। महत्व: यह मुगल साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासनिक केंद्र बन गया। आज भी यह भारत की विरासत का प्रतीक बना हुआ है, जो वार्षिक स्वतंत्रता दिवस समारोह की मेजबानी करता है। भव्य जामा मस्जिद।
मुगल साम्राज्य की इस्लाम के प्रति भक्ति को दर्शाने के लिए शाहजहां ने भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद बनवाई। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति के रूप में खड़ी है। जामा मस्जिद की मुख्य विशेषताएं: एक विशाल प्रांगण जिसमें 25,000 श्रद्धालु बैठ सकते हैं, 3 भव्य गुंबद और 2 ऊंची मीनारें, अलंकृत सुलेख और नाजुक संगमरमर की नक्काशी अंदरूनी भाग को सजाती है। चांदनी चौक, चहल पहल भरा बाजार। कोई भी मुगल शहर एक संपन्न बाजार के बिना पूरा नहीं होता था। शाहजहां की बेटी जहांआरा बेगम ने चांदनी चौक का डिजाइन तैयार किया, जो शाहजहानाबाद के दिल में एक भव्य बाजार था। चांदनी चौक की विशेषताएं: दुकानों से सजी एक सीधी चौड़ी सड़क, एक केंद्रीय नहर जो चांदनी की रोशनी चांदनी को परावर्तित करती है, जिसके कारण बाजार को इसका नाम मिला। साम्राज्य भर से रेशम, मसाले, आभूषण और विलासिता के सामान बेचने वाली दुकानें। आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व: यह दिल्ली का व्यावसायिक केंद्र बन गया। आज भी यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना हुआ है। शाही महल और उद्यान: शाहजहां फारसी और मुगल उद्यान डिजाइनों से बहुत प्रेरित थे। उनका शहर शाही महलों, हरे भरे उद्यानों और अलंकृत मंडपों से भरा हुआ था, जो उनके द्वारा देखे गए स्वर्ग को दर्शाता था। उल्लेखनीय उद्यान और महल: शालीमार बाग, बहते पानी के चैनलों वाला एक मुगल उद्यान। रंग महल, लाल किले के अंदर रंगों का महल जो सोने और रत्नों से सजा हुआ है। मुमताज महल, अपनी प्यारी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया गया। सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत: दिल्ली बेजोड़ सुंदरता का शहर बन गया, जिसने भावी भारतीय शासकों को प्रेरित किया। शाहजहां के योगदान ने आधुनिक पुरानी दिल्ली की नींव रखी। पतन और शाहजहां के अंतिम वर्ष सबसे शानदार शहरों में से एक का निर्माण करने के बावजूद शाहजहां का शासन दुखद रूप से समाप्त हो गया। 1658 उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें उखाड़ फेंका, उन्हें आगरा किले में नजरबंद कर दिया। अपनी जेल से शाहजहां ने अपने अंतिम वर्ष ताजमहल को निहारते हुए बिताए, जो उनकी सबसे बड़ी रचना थी। शाहजहां नाबाद का भाग्य: औरंगजेब के अधीन शहर मुगल राजधानी बना रहा, लेकिन धार्मिक प्रतिबंध बढ़ते गए। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के कारण शाहजहानाबाद का पतन हुआ। हालांकि लाल किला, जामा मस्जिद और चांदनी चौक शाहजहां के दृष्टिकोण की स्थायी याद दिलाते हैं। औरंगजेब और मुगल दिल्ली का पतन: औरंगजेब का सत्ता में उदय। औरंगजेब का शासन खून खराबे से शुरू हुआ। अपने पिता शाहजहां को कैद करने और अपने भाइयों को खत्म करने के बाद वह 1658 में निर्विवाद सम्राट के रूप में उभरा। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत औरंगजेब बहुत धार्मिक था और इस्लामी कानून के माध्यम से शासन करना चाहता था, जिससे मुगल शासन में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। औरंगजेब ने 49 वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया। उत्तराधिकार का युद्ध 1657 से 1659 तक। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया, जिसके कारण उसके बेटों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। सबसे बड़ा दारा शिकोह पसंदीदा था, लेकिन उसमें सैन्य कौशल की कमी थी। सैन्य अनुभव के साथ औरंगजेब ने अपने भाइयों को कई युद्धों में हराया। दारा को पकड़ लिया गया और उसे मार दिया गया, जबकि मुराद और शुजा को भी मार दिया गया। औरंगजेब ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया और दरबार को दिल्ली ले आया। विस्तार और सैन्य अभियान: औरंगजेब एक महत्वाकांक्षी शासक था। कूटनीति और युद्ध के बीच संतुलन बनाने वाले अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत उसने साम्राज्य का निरंतर विस्तार करने की कोशिश की। उसकी सबसे बड़ी चुनौती स्वतंत्र दक्कन सल्तनत और बढ़ती मराठा शक्ति से आई। दक्कन की विजय 1681 से 1687। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय पाने में कई साल बिताए। आखिरकार 1687 में उन्हें अपने अधीन कर लिया। इन अभियानों ने खजाने को खाली कर दिया और मुगल संसाधनों को कमजोर कर दिया। दक्षिण में उसकी मौजूदगी का मतलब था कि वह लंबे समय तक दिल्ली से दूर रहता था। मराठा प्रतिरोध: जब औरंगजेब दक्कन पर विजय प्राप्त कर रहा था, तब एक नई ताकत उभर रही थी, मराठा। शिवाजी के नेतृत्व में उन्होंने मुगलों के विरुद्ध अथक युद्ध छेड़ दिया, जिसमें हिट एंड रन रणनीति का उपयोग किया गया।
जिससे औरंगजेब की सेना थक गई। मराठा युद्ध 1660-1700। शिवाजी ने पुरंदर में मुगलों को अपमानित किया और बाद में 1666 में आगरा से भाग निकले। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद भी उनके बेटे संभाजी और बाद के उत्तराधिकारियों ने प्रतिरोध जारी रखा। औरंगजेब ने मराठों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व व्यक्तिगत रूप से किया, लेकिन यह एक लंबे महंगे युद्ध में बदल गया। 1700 के दशक की शुरुआत तक मुगल सेनाएं बहुत ज्यादा फैल चुकी थीं और साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। धार्मिक नीतियां और आंतरिक विद्रोह। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों ने उसके पूर्ववर्तियों से एक बड़ा बदलाव किया। उसने इस्लामी कानून लागू किया, दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया और गैर मुसलमानों पर जजिया कर फिर से लागू किया। इन नीतियों ने कई लोगों को अलग थलग कर दिया और व्यापक विद्रोहों को जन्म दिया। प्रमुख विद्रोह। सिख गुरु तेग बहादुर को साल 1675 में मार दिया गया, जिसके कारण गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में सिखों का सैन्यीकरण हुआ। राजपूत, जो कभी मुगलों के प्रति वफादार थे, औरंगजेब की केंद्रीकरण नीतियों के कारण उसके खिलाफ हो गए। उत्तर भारत में जाटों और सतनामियों ने भारी करों के खिलाफ विद्रोह किया। दिल्ली पर प्रभाव। दिल्ली में अस्थिरता बढ़ती गई क्योंकि औरंगजेब ने शासन के बजाय युद्धों पर ध्यान केंद्रित किया। लंबे सैन्य अभियानों और व्यापार मार्गों के नुकसान के कारण अर्थव्यवस्था को नुकसान उठाना पड़ा। औरंगजेब के अंतिम वर्ष 700 के दशक की शुरुआत में औरंगजेब 80 के दशक में था, अभी भी दक्कन में लड़ रहा था। इस समय के उसके पत्रों से पता चलता है कि वह व्यक्ति थका हुआ और निराश हो चुका था। उसने महसूस किया कि साम्राज्य नियंत्रण के लिए बहुत बड़ा था और उसकी नीतियों ने मुगल शासन को मजबूत करने के बजाय कमजोर कर दिया था। पतन के संकेत। औरंगजेब का साम्राज्य मुगल इतिहास में सबसे बड़ा था, लेकिन सबसे कमजोर भी था। लंबे युद्धों ने खजाने को खाली कर दिया और प्रशासन भ्रष्ट हो गया। उसके बेटों ने उसकी मृत्यु से पहले ही उत्तराधिकार के लिए लड़ाई शुरू कर दी थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707। उसकी मृत्यु 88 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र में हुई। उसके अंतिम शब्दों में उसके लंबे युद्धों और कठोर शासन पर खेद व्यक्त किया गया था। औरंगाबाद में उसकी साधारण कब्र उसके पहले के मुगल सम्राटों की भव्यता के बिल्कुल विपरीत है। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य जल्दी ही बिखर गया। उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे और लगातार अंदरूनी लड़ाई के कारण और भी गिरावट आई। दिल्ली, जो कभी साम्राज्य का दिल हुआ करता था, विदेशी आक्रमणों के लिए असुरक्षित हो गया। औरंगजेब के बाद के घटनाक्रम। उसके बेटों ने उत्तराधिकार युद्ध छेड़ दिया, जिससे साम्राज्य और भी अस्थिर हो गया। मराठा भारत में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली की लूट हुई और मयूर सिंहासन की लूट हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटिश और फ्रांसीसी लोगों ने प्रभाव प्राप्त करना शुरू कर दिया था, जो मुगल वर्चस्व के अंत का संकेत था। मुगल दिल्ली का पतन। औरंगजेब के शासनकाल ने मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत और शिखर दोनों को चिह्नित किया। उनकी सैन्य सफलताएं आंतरिक विद्रोहों और आर्थिक पतन से प्रभावित थीं। उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली नाम मात्र के लिए मुगल राजधानी बनी रही, लेकिन इसकी असली शक्ति फीकी पड़ गई, जिससे औपनिवेशिक शासन के लिए मंच तैयार हो गया। बाद के मुगल और दिल्ली का पतन की शुरुआत। औरंगजेब की मृत्यु और कमजोर उत्तराधिकारी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु ने मुगल साम्राज्य को उथल-पुथल में डाल दिया। उसका साम्राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था, लेकिन अंदर से कमजोर था। उसके उत्तराधिकारियों में इसे एक साथ रखने के लिए सैन्य और प्रशासनिक कौशल की कमी थी। इसके बाद तेजी से गिरावट का दौर आया, क्योंकि साम्राज्य विखंडित हो गया और दिल्ली का अपने प्रांतों पर नियंत्रण कमजोर हो गया। कमजोर उत्तराधिकारी और आपसी लड़ाई। औरंगजेब के बेटों ने गद्दी के लिए लड़ाई लड़ी, जिससे अस्थिरता पैदा हुई। बहादुर शाह 1707-1712 ने व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। जहांदार शाह 1712-1713 और फर्रुखसियर 1713-1719 जैसे उत्तराधिकारी दरबारी गुटों की कठपुतली मात्र थे।
संयत बंधुओं के राजा निर्माता के रूप में उभरने से केंद्रीय सत्ता और कमजोर हो गई। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और मुगल कमजोरी। जैसे जैसे दिल्ली की शक्ति कमजोर होती गई, नई क्षेत्रीय शक्तियां उभरी। मराठा, राजपूत, सिख और बंगाल और अवध के नवाबों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया। मुगल अभी भी दिल्ली में थे, लेकिन उनका प्रभाव तेजी से कम हो रहा था। मुख्य घटनाक्रम: मराठों ने उत्तर भारत में विस्तार किया, मुगल शासन को चुनौती दी। बंगाल और अवध के नवाबों ने स्वायत्तता हासिल की, जिससे दिल्ली की वित्तीय और सैन्य शक्ति कम हो गई। दिल्ली नाम के लिए एक शाही राजधानी बनी रही, लेकिन असली शक्ति कहीं और थी। नादिर शाह का आक्रमण और दिल्ली की लूट 1739 में दिल्ली को अपनी सबसे खराब आपदाओं में से एक का सामना करना पड़ा। फारसी सरदार नादिर शाह ने भारत में मार्च किया और करनाल में मुगल सेना को कुचल दिया। वह बिना किसी चुनौती के दिल्ली में घुस गया और उसके बाद जो हुआ वह भयावह रात थी। मुख्य घटनाएं: मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने नादिर शाह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फारसी सैनिकों ने कई हफ्तों तक दिल्ली को लूटा, जिसमें हजारों लोग मारे गए। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को फारस ले जाया गया। दिल्ली पर प्रभाव: शहर तबाही से कभी पूरी तरह से उबर नहीं पाया। मुगल प्रतिष्ठा बिखर गई, जिससे वे भविष्य के आक्रमणों के प्रति कमजोर हो गए। अफगान आक्रमण और कमजोर होता साम्राज्य: नादिर शाह के आक्रमण ने दिल्ली की कमजोरी को उजागर कर दिया। इसके तुरंत बाद अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगानों ने कई हमले किए, जिससे मुगल शासन और कमजोर हो गया। मुख्य घटनाएं: अहमद शाह अब्दाली ने 1748 और 1761 के बीच कई बार भारत पर आक्रमण किया। 1761 में उसने पानीपत में मराठों को हराया, जिससे दिल्ली में सत्ता का शून्य पैदा हो गया। दिल्ली को बार बार लूटा गया, जिससे यह खंडहर बन गई। मुगल साम्राज्य पर प्रभाव: 18वीं शताब्दी के अंत तक मुगल सम्राट नाम मात्र के रह गए थे। असली सत्ता अंग्रेजों और मराठों के पास थी, जो दिल्ली पर नियंत्रण के लिए लड़ते थे। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रमुख शक्ति बन गई थी। एक समय का शक्तिशाली मुगल सम्राट एक पेंशन भोगी बन गया था, जो केवल लाल किले की दीवारों के भीतर शासन कर रहा था। प्रमुख घटनाएं: 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराया और दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। मुगल सम्राट को ब्रिटिश संरक्षण में एक प्रतीकात्मक शासक के रूप में रहने की अनुमति दी गई। दिल्ली ब्रिटिश प्रशासन के अधीन रही और मुगल सत्ता महज औपचारिकता बनकर रह गई। 1857 का विद्रोह और मुगल शासन का अंत: 1857 में दिल्ली स्वतंत्रता के लिए अंतिम संघर्ष का केंद्र बन गई। भारतीय सैनिकों, जिन्हें सिपाही के रूप में जाना जाता था, ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित किया। लेकिन विद्रोह को कुचल दिया गया और इसके साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। 1857 के विद्रोह की प्रमुख घटनाएं: विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह द्वितीय को अपना शासक घोषित कर दिया। ब्रिटिश सेना ने एक क्रूर जवाबी हमला किया और शहर पर फिर से कब्जा कर लिया। बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर लिया गया और रंगून, बर्मा में निर्वासित कर दिया गया। ब्रिटिशों ने औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया, जिससे भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। दिल्ली और भारत पर प्रभाव: दिल्ली एक बार फिर तबाह हो गई। शहर के कई हिस्से नष्ट हो गए। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जगह भारत को क्राउन के अधीन एक उपनिवेश घोषित कर दिया। मुगल वंश का पतन मध्ययुगीन भारत के अंत और ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत का प्रतीक था। निष्कर्ष: दिल्ली का पतन और एक युग का अंत। सदियों से दिल्ली मुगल साम्राज्य का दिल रहा था, लेकिन 1857 तक साम्राज्य खत्म हो गया था। शहर, जो कभी शाही गौरव का प्रतीक था, अब ब्रिटिश नियंत्रण में था। मुगलों के पतन ने न केवल एक राजवंश के अंत को चिह्नित किया, बल्कि भारतीय इतिहास में एक युग का अंत भी किया। दिल्ली में मुगलों की विरासत, मुगलों की वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत आज भी दिल्ली में मुगल साम्राज्य का सार मौजूद है। स्मारक, शहर का लेआउट
और सांस्कृतिक परंपराएं सभी 3 शताब्दियों से अधिक समय तक शासन करने वाले राजवंश के निशान हैं। लाल किला मुगल वास्तुकला कौशल का एक वसीयतनामा है, जबकि हुमायूं के मकबरे ने ताजमहल की भव्यता का मार्ग प्रशस्त किया। अंतिम मुगल सम्राट और 1857 का विद्रोह। 1857 तक अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय अब सत्ता में शासक नहीं रह गए थे, बल्कि खोई हुई महिमा का प्रतीक बन गए थे। जब भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया तो उन्होंने उन्हें अपना नेता घोषित कर दिया, लेकिन विद्रोह को कुचल दिया गया और इसके साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। 1857 का विद्रोह और मुगलों का अंत। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, दिल्ली में मुगल शासन को बहाल करने की कोशिश थी। बहादुर शाह द्वितीय अपनी वृद्धावस्था के बावजूद प्रतीकात्मक नेता घोषित किए गए। ब्रिटिशों ने क्रूर लड़ाई के बाद दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया, जिसमें हजारों विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया गया। बहादुर शाह द्वितीय पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उन्हें रंगून, बर्मा में निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में गुमनामी में उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली का ब्रिटिश शहर में परिवर्तन। 1857 के बाद अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से मुगल वंश को समाप्त कर दिया और भारत पर सीधा नियंत्रण कर लिया। लाल किला, जो कभी मुगल सत्ता का केंद्र था, ब्रिटिश सैन्य छावनी बन गया। दिल्ली का विकास जारी रहा, जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक वास्तुकला और बाद में आधुनिक शहरी विकास को आत्मसात किया। अंतिम विचार और विरासत। मुगल साम्राज्य भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी विरासत कायम है। दिल्ली में आज भी इतिहास की सांसें चलती हैं, इसके स्मारकों से लेकर इसकी संस्कृति तक। मुगलों ने भारत की पहचान को आकार दिया और अपने पीछे एक ऐसा शहर छोड़ा जो अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल के रूप में खड़ा है। वह दौर जब सत्ता की बागडोर विदेशी शासकों के हाथ में आई और दिल्ली भारत की राजनीति का केंद्र बन गई। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी तक हर शासक ने दिल्ली को अपनी शक्ति और नीतियों से आकार दिया। कुछ ने न्यायप्रिय शासन किया तो कुछ की गलतियों ने उन्हें इतिहास में क्रूर बना दिया। और फिर पानीपत की लड़ाई के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और एक नए साम्राज्य की शुरुआत हुई, मुगल साम्राज्य। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मुगलों के बाद दिल्ली ने एक और बड़े परिवर्तन का सामना किया। एक ऐसा शासन जो तलवार से नहीं, बल्कि व्यापार और चालाकी से आया। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कदमों ने भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। क्लाइव से लेकर डलहौजी तक, बहादुर शाह जफर से लेकर 1857 की क्रांति तक, ब्रिटिश शासन का वो काला अध्याय जिसने दिल्ली और पूरे भारत को बदल कर रख दिया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ दिल्ली के इतिहास की इस यात्रा में। अगले एपिसोड में मिलते हैं ब्रिटिश शासन की दास्तान के साथ। दिल्ली का इतिहास, एपिसोड 6, ब्रिटिश शासन जल्द आ रहा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही वीरता भरी कहानियों के लिए जुड़े रहें।